टाइम ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा श्योर होती है कि ना ही हम टाइम को कभी रोक सकते हैं, ना ही वक्त में पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे। मगर इसी दुनिया में कई सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जो टाइम के इस रूल को ब्रेक करने का दावा करते हैं। आज का केस भी इसी तरीके की स्टोरी अराउंड रिवॉल्व करेगा। सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 में केंटकी के एक बहुत ही सुनसान इलाके पर। कार्ल री नाम का एक टेक्नीशियन अपने साथियों के साथ रोज की तरह इंस्पेक्शन करने जाता है रिले टावर पर। 1980s के टाइम पर अमेरिका में माइक्रोवेव रिले टावर का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क हुआ करता था जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट किया करता था। ये टावर अक्सर रूरल और आइसोलेटेड जगहों पर बनाए जाते थे, शहर से काफ़ी दूर। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कार्ल और उसके कोवर्कर्स रोज की तरह इक्विपमेंट चेकिंग पर जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कोई आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब सवाल आता है कि कार्ल री कौन था। कार्ल री एक बहुत ही आम मेंटेनेंस वर्कर था जो कम्युनिकेशन टावर्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की इंस्पेक्शन किया करता था। 1980s के दौरान AT&T और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने अमेरिका के रूरल एरियाज में बहुत सारे माइक्रोवेव रिले टावर्स इंस्टॉल किए थे। इन टावर्स का काम था कि कम्युनिकेशन सिग्नल्स को एक टावर से दूसरे टावर तक रिले करना। इसलिए ये टावर अक्सर हिल्स या रिमोट लोकेशंस पर बनाए जाते थे ताकि सिग्नल्स में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए। मेंटेनेंस वर्कर जैसे कार्ल का काम होता था रेगुलरली टावर को जाकर के चेक करना और इक्विपमेंट्स को चेक करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसकी शुरुआत करते हैं पहले टाइमलाइन से, जिससे आपको ये केस बहुत क्लियरली समझ आएगा। लगभग 2:15 पर कार्ल ने अपने कोवर्कर्स को बताया कि वो टावर बेस के पीछे जाकर कुछ इक्विपमेंट चेक करेगा। उसके बाद वो टावर के रेयर साइड की तरफ चला गया। कुछ मिनट तक सब नॉर्मल था। 2:18 के अराउंड कोवर्कर्स ने कार्ल को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहले उन्हें लगा शायद वो थोड़ा दूर चला गया होगा, लेकिन जब वो टावर के पीछे गए कार्ल वहाँ था ही नहीं। 2:25 तक कोवर्कर्स ने आसपास के एरिया सर्च करना स्टार्ट कर दिया। आसपास की झाड़ियों में जाकर के देखा और सराउंडिंग में जो जो जगह मौजूद थी वहाँ जाकर के कार्ल को चेक किया। शायद वो उधर कहीं हो सकता है, लेकिन कार्ल का कोई ट्रेस नहीं मिला, ना कोई फुटप्रिंट और ना ही कोई ऐसा स्ट्रगल जैसा कोई भी निशान जो ये दिखाता हो कि किसी जानवर या किसी चीज़ ने उसे अपने साथ खींच लिया हो। और ठीक 3 बजे तक सर्च बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था। टीम मेंबर्स जेन्युइनली डर गए थे कि आखिर कार्ल अचानक से कहाँ गायब हो गया। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी आना बाकी था। 5:15 के आसपास सडनली एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है और कुछ सेकंड्स बाद कार्ल अचानक वापस अपीयर हो गया। करीब 2 से ढाई घंटे बाद वो ग्राउंड पर गिर गया जैसे किसी हाइट से ड्रॉप हुआ हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड और डरी हुई कंडीशन में था, और जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ था तो उसका जवाब और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। कार्ल के अकॉर्डिंग उसके लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड गुजरे थे, और वहीं बाहर उसके साथियों ने उसे बताया कि वो कार्ल को कई घंटों से ढूंढ रहे थे और वो अचानक कहीं गायब हो गया था। उसने कहा कि वो बस टावर के पीछे गया और तुरंत वापस आ गया, लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो 3 घंटे बीत चुके थे। इस फिनोमेनन को पैरानॉर्मल रिसर्च में मिसिंग टाइम कहा जाता है। अब बात करते हैं कार्ल री के स्टेटमेंट्स की। कार्ल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब वो टावर के पीछे गया उसे एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन फील हुई और फिर एक बहुत ही ब्राइट लाइट और एक हाई पिच साउंड सुनाई दिया। उसने कहा कि उस मोमेंट पर उसे चक्कर आने लगे, और जब उसने आंखें खोली तो एक बहुत ही अलग जगह पर था। कार्ल ने क्लेम किया कि वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी जैसी जगह में था। उसके अकॉर्डिंग वहाँ बहुत ही लॉन्ग मेटेलिक कॉरिडोर्स थे जिनकी बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग थी, और एक बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म का एनवायरनमेंट उसे वहाँ दिख रहा था। लाइट्स भी बहुत अनयूजुअल थी जिनका कोई भी सोर्स उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइट आखिर आ कहाँ से रही है, बस उनकी रोशनी वहाँ पर दिख रही थी। आगे कार्ल ने बताया कि इसी लाइट में कुछ दूरी पर कार्ल ने इंसान की तरह कुछ बड़े फिगर्स देखे, लेकिन वो क्लियर नहीं बता पाया कि वो ह्यूमंस थे या कुछ और। उन्होंने उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं किया, लेकिन कार्ल को फील हुआ कि जैसे वो लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर अचानक सब कुछ ब्लर हो गया और अगले ही मोमेंट वो वापस रिले टावर साइड पर ग्राउंड पर गिर गया था।
कार्ल के कोवर्कर्स का कहना था कि उन्होंने कार्ल को टावर के पीछे जाते हुए देखा था और कुछ मिनट्स बाद वो लिटरली वहाँ से गायब हुआ था। सर्च के दौरान उन्हें कोई ट्रैप डोर, टनल या हिडन एंट्रेंस नहीं मिला। कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने भी क्लेम किया था कि उस रिले टावर के पास कभी कभी बहुत ही स्ट्रेंज इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस फील होते थे, माने एक अजीब आवाज़ आना या एक अजीब साउंड का सुनाई देना। वहाँ पर और लोगों ने भी रिपोर्ट किया था। और वहीं कुछ लोग ये भी क्लेम करते थे कि उसके आसपास बहुत ही अनयूजुअल या अजीब किस्म की लाइट भी दिखाई दिया करती थी, लेकिन इन रिपोर्ट्स का कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। बात करते हैं एविडेंसेस की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। जब रिसर्चर्स ने इस केस को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो उन्होंने मल्टीपल सोर्स चेक किए। सबसे पहले रिसर्चर्स ने 1980s के केंटकी न्यूज़पेपर आर्काइव सर्च किए। अगर कोई इंसान 3 घंटे के लिए मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो जाता तो नॉर्मली लोकल न्यूज़पेपर में उसका मेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन अवेलेबल आर्काइव में कार्ल री नाम की किसी भी मिसिंग वर्कर का कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं मिला। सेकंड स्टेप में रिसर्चर्स ने यूएफओ साइटिंग डाटाबेस चेक किया। 1970s और 1980s के टाइम पर केंटकी रीजन में मल्टीपल यूएफओ साइटिंग रिपोर्ट हुई। कुछ यूएफओलॉजिस्ट जैसे डेविड जेकब ने मिसिंग टाइम को एलियन अबडक्शन केस के एक कॉमन इंडिकेटर से जोड़कर बताया। इसलिए कुछ इन्वेस्टिगेटर ने इस इंसिडेंट को यूएफओ रिलेटेड पॉसिबिलिटी के एंगल से भी देखा। तीसरा रिसर्च एरिया था कोल्ड वॉर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 1980s के टाइम पर अमेरिका ने AT&T के साथ मिलकर एक सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया था जिसे ऑटोवॉन सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम में अंडरग्राउंड बंकर्स और रिले फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड थी। कुछ कंस्पिरेसी मेंबर्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी थी कि टावर के नीचे कोई तो क्लासिफाइड बंकर हो सकता था और कार्ल एक्सीडेंटली उसके एंट्रेंस तक पहुंच गया हो, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ कोई भी ऐसा बंकर या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला था। और वहीं कुछ इंटरनेट हिस्टोरियन ने भी इस केस में दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने भी अपनी तरफ से रिसर्चेस की जितनी वो कर सकते थे, मगर उन्हें भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि केंटकी एरिया को फेमस करने के लिए कोवर्कर्स ने ये स्टोरी अपने आप बिल्ड करी थी, मगर जब कोवर्कर से इस केस के रिगार्डिंग कड़ी पूछताछ भी की गई थी तो वो अपने बयान से बिल्कुल नहीं बदले। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि कार्ल से भी जब कई लोगों ने ये चीज़ को कंफर्म करना चाहा तो कार्ल भी अपनी बात से कभी नहीं मुकरा। और कार्ल का भी मानना था कि उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें उसे टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो टाइम कहाँ गया। आज तक कार्ल री का केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। कुछ लोग इसे टाइम डिस्टॉर्शन मानते हैं, कुछ लोग इसे सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, तो वहीं कुछ लोग एज यूजुअल इसे एलियन से कनेक्ट करने लगते हैं। मगर सही मायनों में कार्ल के साथ हुआ क्या था ये किसी को भी नहीं पता। आज का केस बस यहीं ख़त्म होता है। जल्द मिलूंगा आपको एक और ऐसे ही मिस्टीरियस केस के साथ। टिल देन, गुड नाइट एंड कीप मिसिंग द टाइम। बाय।